इस वीडियो में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बात करने वाला हूँ, जो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अक्सर पेपर में देखने को मिलता है नागरिकता, अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई समुद्र पार या नागरिक कम देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है आपको समझना जरूरी है कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। आइए देखते हैं नागरिकता। सबसे पहले देखते हैं मिलता कैसे है, नागरिकता आपको किस आधार पर दिया जाता है वो देखते हैं। नागरिक वो होते हैं जो भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता व्यक्ति नागरिक होते हैं। जिसको आप किसी दस्तावेज दिया जाता है वो आपको हो गया नागरिकता, आपके पास आधार होगा। ये सभी आपको पहचान है। भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। राज्य के लिए अलग नागरिकता होती है, देश के लिए अलग नागरिकता होती है, वहाँ पर अलग सिस्टम है। ठीक है, तो नागरिकता आपको जन्म से मिलती है। कोई भी व्यक्ति और जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है। वंश परंपरा से किस प्रकार नागरिकता मिलती है वो देखते हैं। भारत के बाहर अन्य किसी देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो। यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान नया संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा बताया गया है। देखते हैं अगला पंजीकरण से। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। उसके लिए क्या सब अर्हताएँ हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से पहले 6 माह थी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर में रहता है, अगर वो यहाँ पे आके रहना चाहता है तो उसके लिए 6 माह की मात्र थी। अभी वर्तमान में जो आप 5 वर्ष से निवास कर रहे हैं तो ही आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, या फिर ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। भारतीय नागरिकों के वयस्क बच्चे, जो मतलब ऐसे भारतीय नागरिक हैं उसके वयस्क बच्चे हैं। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं वो भी हो सकते हैं। अब एक और देशीयकरण से। देशीयकरण का मतलब समझ लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, भारत सरकार से देशीयकरण नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। भूमि के अर्जन द्वारा। भूमि के अर्जन द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसको इस तरह से समझ लीजिए। यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को भारत में उसका विलय कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगर कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि ढेर सारा क्षेत्र था जो पहले भारत से अलग था, बाद में वो शामिल हुआ, जैसे कि सिक्किम वगैरह था, ढेर सारा था, तो वहाँ पे जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं तो अगर भारत के अंदर में वो आ गया, भारत का राज्य बन गया, तो उसको नागरिकता स्वतः भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अनिवासी भारतीय क्या होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति किसे कहते हैं, समझ पा रही है व्यक्ति कौन से होते हैं। अनिवासी भारतीय पहले समझते हैं। वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक होते हैं एवं भारतीय पासपोर्ट धारण करके किसी नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर जाते हैं। प्रायः क्या होता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहता है या रहने की इच्छा करता है तो उसे अनिवासी भारतीय का दर्जा दे दिया जाता है। तो कि आप पेपर में देखा होगा कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो है उसको ये पुरस्कार मिला, तो उसको भारतीय मूल के व्यक्ति किसे कहते हैं वो समझिए। वह व्यक्ति जिनके पूर्वज एवं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में अनेक देश के नागरिक हैं, मतलब दूसरे देश के नागरिक हैं, हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं, वो जो है उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, वो भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। भारत के समुद्र पारीय नागरिक। कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान एवं भारत सरकार द्वारा अन्य प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है। निम्नलिखित शर्त में से कोई भी शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारीय व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है किंतु संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो या रह चुका हो, ऐसे संबंधित जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन चुका हो या उपयुक्त तीनों में से किसी का भी बेटा बेटी या पोता पोती या नाती नातिन हो तो वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देखते हैं नागरिकता को इसको कितने भागों में बांटा गया है, वो कानूनी जो है दर्जे के आधार पर। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, कानूनी दर्जे है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, पहला नागरिक तो आप समझ गए होंगे भारत के पूर्ण सदस्य, राष्ट्रीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति, इसको मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो है प्राप्त है, वो हो गया नागरिक आपको। ठीक है,
देखते हैं अनिदेशीय व्यक्ति या विदेशी भी आप कह सकते हैं, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं है जो एक भारत के व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत इससे जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये जो है अनुच्छेद 19 के तहत वहाँ के स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये शत्रु या मित्र कोई भी हो सकते हैं, इसलिए ये सभी अधिकार इन्हें नहीं दिए जाते हैं। राज्य विहीन व्यक्ति कौन कहलाते हैं? इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है। आपने भी जो है म्यांमार से अवैध प्रवासियों का, रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला सुना होगा। यही है राज्य विहीन व्यक्ति, वो तो शरणार्थी हो गए। राज्य विहीन व्यक्ति मतलब जिसके पास किसी भी देश का नागरिकता नहीं है, ना उसके पास भारत का यानी किसी देश का, किसी भी देश का नागरिकता ना हो, वो हो गया राज्य विहीन व्यक्ति, यानी कि उसके पास किसी प्रकार का नागरिकता है ही नहीं, यानी कि वो किसी भी देश का नागरिक रहे ही नहीं है। अब शरणार्थी थोड़ा समझ लिए, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीय, सामाजिक उत्पीड़न या किसी भी आधार पर विभेद व भय के कारण शरण लेने वाले व्यक्ति आपको शरणार्थी कहलाते हैं। मतलब अपना देश छोड़ के जो दूसरे देश में चले जाते हैं, मतलब उस देश में है, किसी भी उत्पीड़न के कारण जो दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसे शरणार्थी कहते हैं। अभी जो है आपको म्यांमार शरणार्थी का, रोहिंग्या शरणार्थी का मामला चल रहा है। ठीक है, अब आपको भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में आपको बताया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या सब बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया कि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में क्या सब दिया गया है वो देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान लागू होने के समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 6 में बताया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, मतलब जो पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आएंगे उनके पास के वो किस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सभी देखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उस स्थिति में उसको 6 महीना पहले जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी वर्तमान 5 वर्ष है, तो उतना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही वो भारत में रह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 7 में बताया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक के नागरिकता संबंधी अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भारत छोड़ के पाकिस्तान जाता है तो उस स्थिति में उसके पास क्या सब अधिकार रहते हैं, या फिर वो आएंगे तो उसके पास जो है उसको किस प्रकार से रहना होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 में बताया गया है आपको कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार, जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जो विदेश में रह रहे हैं उनके पास क्या सब अधिकार हैं, वो अगर फिर आते हैं तो उसको किस आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 9 बताता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना, मतलब अगर आप अपने देश की नागरिकता छोड़ के आप दूसरे देश में रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता अगर पूर्ण रूप में आप प्राप्त कर लिए हैं तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः रद्द हो जाती है। क्या नागरिकता के अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिक के अधिकार व विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो अगर संसद आपको किस आधार पर जो है विधि विनिमय बना सकती है, ये सभी बताया गया है आपको। तो ये जो है 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएंगे, ठीक है, उनको किस प्रकार से करना होगा, या उसके बाद जो भी आए हैं गए हैं पाकिस्तान, उसके आधार पर ये सभी चीज़ों को बताया गया है। नागरिकता का अंत किस किस स्थिति में हो सकता है वो देखते हैं। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर, या फिर नागरिकता का परित्याग करने पर, या सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, या संविधान के प्रति निष्ठा रखने पर, और सब क्या सब तथ्य युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, या देशीयकरण द्वारा 5 वर्ष के भीतर किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की सजा होने पर, या किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर, इन सभी शर्तों में जो है आपकी नागरिकता का अंत हो जाता है, यानी कि आपका नागरिकता रद्द हो जाता है। चलिए मिलते हैं फिर नए एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।